हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत के गवर्नर जनरल्स के फैक्ट्स के रूप में देखेंगे। और अक्सर गवर्नर जनरल वाले क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। फिर अगले सेशन में क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो चलिए इसके फैक्ट्स को देखते हैं। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। पहला फैक्ट्स किसके बारे में है? बंगाल के जो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। पहला इसका कार्य है कि इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। रॉबर्ट क्लाइव का पहला कार्य क्या था? बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। दूसरा है, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। शाह आलम द्वितीय जो था मुगल सम्राट, उसको इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 1765 में हुई थी उसके अनुसार कंपनी के संरक्षण में ले लिया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। और तीसरा इसके द्वारा किया गया कार्य है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान रखा। बंगाल के लिए किसको रखा था? मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के लिए राजा सिताब राय को, जो कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इसके द्वारा 3 फैक्ट्स कौन महत्वपूर्ण है? बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, और फिर शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। कब लिया? 1765 में। और 2 उप दीवान रखे, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। नेक्स्ट फैक्ट्स को देखते हैं। इसके बाद कुछ अन्य गवर्नर जनरल भी आए, जैसे बरेलास्ट, कार्टियल। उनका क्वेश्चन नहीं के बराबर बनता है, तो हम लोग उन फैक्ट्स को देखेंगे जिसके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 ईस्वी में। इसके अनुसार जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हीं को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उनका कार्यकाल निश्चित कर दिया गया। कितने साल का? 5 वर्षों का कार्यकाल को निश्चित किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं, इसमें वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और उसके कार्यकाल के दौरान जो भी घटना घटित हुई थी उसका सारा मैंने एक जगह संकलित की हूँ। तो देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। इनका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? 1774 से 1785 ईस्वी तक था। पहला फैक्ट्स है कि 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना हुई। 1781 ईस्वी में कोलकाता में क्या हुआ? प्रथम मदरसा की स्थापना हुई। किसके लिए? मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। कब हुई थी? 1781 में। तक यह किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि इनका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। और फिर इसी गवर्नर जनरल के समय 1782 ईस्वी में, एक साल पहले मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कोलकाता में क्या हुआ था? प्रथम मदरसा की स्थापना हुई थी। और उसी के एक साल बाद 1700 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं, तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को आश्रय प्रदान किया था। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे? तो विलियम विल्किंस थे। उसको वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय दिया था। चौथा महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। और किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। और उस समय कार्यकाल किसका था? वारेन हेस्टिंग्स का था। चौथा महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। जो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये मिलती थी वार्षिक पेंशन, उसको बंद करवा दी थी। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं,
वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? द बंगाल गजेट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। यह भी कई बार क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? द बंगाल गैजेट। इसका प्रकाशन किसने किए थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। और यह उस समय कार्यकाल किसका था? वारेन हेस्टिंग्स का ही कार्यकाल था। और नेक्स्ट फैक्ट्स हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उसी के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इनका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, जिसे 1782 में नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। अगर वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल याद रहेगा जो 1774 से 1785 है, तो उनके बीच के घटनाओं को हम अच्छे से आंकलित कर सकते हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1775 से 1782। उस समय कार्यकाल किसका था? वारेन हेस्टिंग्स का था। और दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। उस समय भी कार्यकाल किसका था? वारेन हेस्टिंग्स का था। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, जो कई बार क्वेश्चन के रूप में आते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा, तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचा, तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। यह भी क्वेश्चंस बनते हैं कि किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया गया? उसका जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल की तरफ देखते हैं। इसके बाद अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में एक वर्ष के लिए, सिर्फ एक वर्ष के लिए 1785 से 1786 के लिए सर जॉन मैकफर्सन को रखा गया था। तो चलिए अगले गवर्नर जनरल को देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो काफ़ी का कार्यकाल 1786 से 1793 था और फिर एक वर्ष के लिए 1805 ईस्वी भी था। पहला 1786 से 1793, उसके बाद 1800। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए गए। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए गए। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा, जिसे सिविल सेवा भी कहते हैं, उसका जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और तीसरा है कि इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट्स इनके बारे में है कि इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू की थी। कौन कौन फैक्ट्स महत्वपूर्ण है? पहला, जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए। दूसरा, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। और तीसरा, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं, यह भी क्वेश्चंस बनता है कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो उसका जवाब होगा जॉन शोर ने बनाई थी। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। कब आया था? 1793 में। कब आया था अस्थाई बंदोबस्त? 1793 में। और इसकी योजना कौन बनाई थी? जॉन शोर ने बनाई थी। और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। कहाँ कहाँ लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया।
किसने बनाया दरोगा को इंचार्ज? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया। और फिर अदर महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई। कॉर्नवालिस का जो दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ और उसी के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 1793 और फिर 1805। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं सर जॉन सॉन जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1793 से 1798। और इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इन्होंने अहस्तक्षेप नीति बनाई। सर जॉन सॉन ने अहस्तक्षेप नीति बनाई और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1793 से 1798। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं लॉर्ड बेलेजली। नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड बेलेजली, जिनका कार्यकाल है 1798 से 1805। लॉर्ड बेलेजली जिनका कार्यकाल है 1798 से 1805। और इनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख घटनाओं को देखते हैं। लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। इन्होंने सहायक संधि की पद्धति शुरू की, जिसके अंतर्गत सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले एवं जोधपुर, जयपुर। कौन कौन थे? हैदराबाद, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, जोधपुर एवं जयपुर। इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? उसका जवाब होगा इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इसमें कि टिप्पू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। किसका कार्यकाल था उस समय? लॉर्ड बेलेजली का, क्योंकि उनका कार्यकाल 1798 से 1805 था। और टिप्पू सुल्तान 1799 ईस्वी यानी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं गवर्नर जनरल है सर जॉर्ज बार्लो। कौन है? सर जॉर्ज बार्लो, जिनका कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी था। कब से कब तक था? 1805 से 1807 ईस्वी था। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? 1806 ईस्वी में बेलौर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। 1806 ईस्वी में बेलौर में हुई सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज बार्लो के काल की क्या थी? महत्वपूर्ण घटना थी। इनका कार्यकाल कब से कब था? 1805 से 1807। बस यही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन है? लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1807 से 1813 ईस्वी। इनका कार्यकाल था 1807 से 1813 ईस्वी। और प्रमुख घटना क्या थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही अमृतसर की संधि हुई और जिसकी मध्यस्थता किसने करवाई थी? चार्ल्स मैटकॉफ ने करवाई थी। किसने करवाई थी? चार्ल्स मैटकॉफ ने करवाई थी। और यह भी क्वेश्चंस आता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में अमृतसर की संधि, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी, और रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में हुई थी। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड मिंटो प्रथम था। और अमृतसर की संधि हुई थी और यह कब हुई थी? 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि चार्टर एक्ट 1813 इन्हीं के कार्यकाल में आया था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में ही 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट 1813 आया था। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स।
अगला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल था 1813 से 1823 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1813 से 1823 ईस्वी। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। यह भी क्वेश्चंस कई बार बने हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब कब हुआ? तो 1814 से 1816 के बीच। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखपुर के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। यह संधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब हुआ था संगोली की संधि? 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट, अगला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड एमहर्स्ट, जिनका कार्यकाल 1823 से 1828 के बीच था। कब से कब तक था? 1823 से 1828 के बीच था। इनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब हुआ था? 1824 से 1826 के बीच लड़ा गया। लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच लड़ा गया और 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडबू की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? 1826 में यानडबू की संधि हुई और किसके किसके बीच हुई? बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच हुई। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अगला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1828 से 1835 ईस्वी। इनका कार्यकाल था 1828 से 1835 ईस्वी। 1835 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1835 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और उन्हीं को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार कई एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। जब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहे तो उसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया। हम लोग जानते हैं कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और कब किया था? 1829 ईस्वी में। और इसमें सहयोग किसका था? राजा राम मोहन राय का। इसमें कौन था गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। इसी के शासनकाल में कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। इस बार ही 65वीं में क्वेश्चन था बीपीएससी में कि ठगी प्रथा को समाप्त किसके मदद से किया गया? तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं कि विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का क्या किया गया? माध्यम बनाया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं, चार्ल्स मेटकॉफ, अगला गवर्नर जनरल कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। इनका कार्यकाल था 1835 से 1836 ईस्वी। 1 साल ही कार्यकाल था। कब से कब तक था? 1835 से 1836 ईस्वी। इनके बारे में एक पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। इनका महत्वपूर्ण घटना क्या था? इनके ही कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया गया।
चार्ल्स मैटकॉफ के कार्यकाल में ही प्रेस पर से नियंत्रण हटाया गया, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। और कार्यकाल कब से कब तक था? 1835 से 1836, सिर्फ 1 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1836 से 1842 के बीच। और चलिए इनके घटनाक्रम देखते हैं, इनके कार्यकाल के दौरान जो घटना हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था। क्या था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था, जो कब से कब तक हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच हुआ था। और लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। डॉक्टरी की शिक्षा के लिए भारत के विद्यार्थी विदेश जा सकते हैं। किसके शासन के दौरान हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान ही अनुमति यह प्रदान की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं लॉर्ड एलनबरो। अगले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड एलनबरो, जिनका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी था। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1842 से 1844। और इस गवर्नर जनरल के समय की प्रमुख घटना क्या थी? दास प्रथा का उन्मूलन इस समय की प्रमुख घटना थी। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। अगला पॉइंट है कि सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध को कब मिलाया गया? 1843 ईस्वी में, जो कई बार क्वेश्चंस के रूप में भी आ जाते हैं। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अगला फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनबरो। रविवार की जो छुट्टी होती है इसकी शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई, और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं लॉर्ड हार्डिंग। अगला गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हार्डिंग, जिनका कार्यकाल 1844 से 1848 ईस्वी के बीच था। कब से कब तक था? 1844 से 1848 ईस्वी के बीच था। इनके इस काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। कौन सी घटना थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो 1845 से 1846 के बीच हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 1845 से 1846 के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों का विजय हुआ था। इस युद्ध में किसका विजय हुआ था? अंग्रेजों का विजय हुआ था। और उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं कि इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा पर क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। कार्यकाल कब से कब के बीच है? 1844 से 1848। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं अगला गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी। इनके कार्यकाल के दौरान हुए घटनाक्रम को देखते हैं। डलहौजी को व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। कौन सा सिद्धांत? व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण डलहौजी को अधिक प्रसिद्धि मिली है। सर्वप्रथम व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य थे। सबसे पहले कौन थे? सतारा 1848 ईस्वी। इसके ईस्वी पूछे जाते हैं। सतारा 1848 ईस्वी, संबलपुर 1849 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी और नागपुर 1854 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कौन था? 1848 से 1856। कौन सी नीति के लिए याद किया जाता है इन्हें? व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण। और
सर्वप्रथम व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया। सतारा को 1848 ईस्वी में, संबलपुर को 1849 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में और नागपुर को 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अवध को कैसे मिला लिया गया, यह भी क्वेश्चंस बनते हैं। कुशासन के आरोप लगाकर, अवध में कुशासन का आरोप, राजा के ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया और अवध को भी मिला लिया गया। कब मिलाया गया अवध को? 1856 ईस्वी में। और उस समय अवध का नवाब बाजिद अली शाह थे। यह भी क्वेश्चंस बनते हैं। उस समय अवध का नवाब कौन थे? बाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी के समय का कि शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या किया डलहौजी ने? वुड डिस्पैच को लागू किया। और कब किया? 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है डलहौजी से रिलेटेड। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को क्या माना जाता है? रेलवे का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में ही पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं डलहौजी के रिलेटेड। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। कब हुई? 1853 ईस्वी में कोलकाता एवं आगरा के बीच। कहाँ बीच? कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। कंपनी के जो संचालक मंडल थे उससे जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का विषय था उसे क्या किया गया? वापस ले लिया गया। और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। कब की गई? 1853 में। और उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। और जिसके तहत उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। उम्र सीमा क्या थी? 18 से 23 वर्ष रखी गई। और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1853 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। और 1922 ईस्वी में इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाना लगा। 1922 के ईस्वी में इलाहाबाद और लंदन दोनों जगहों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार गवर्नर जनरल रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स का यह सेशन समाप्त हुआ। अगले सेशन में 1857 से 1947 के बीच के घटनाक्रम को देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।